Welcome back to Magnetic Grammar. Learners, we are here with a new chapter today, and this chapter is A Long Walk to Freedom, considered as one of the most difficult and boring of all the chapters given in your syllabus. लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, this has a different perspective. इतनी इंसाइटफुल बातें इसमें बताई गई हैं, क्या गज़ब का स्ट्रगल बताया गया है नेल्सन मंडेला की लाइफ का, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे वो परसिस्टेंटली लगे रहे, कैसे वो कंसिस्टेंसी के साथ अपनी उस एक डिज़ायर को, हंगर फॉर फ्रीडम को आगे बढ़ाते रहे, कैसे उन्होंने अपने से पहले जो भी रेवोल्यूशनरीज थे, विजनरीज थे, ग्रेट जनरस लोग थे जिन्होंने देश के लिए, अफ्रीका के लिए कुर्बानियाँ दी थी, उनकी उस मशाल को आगे बढ़ाया। ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है। करेज क्या है, फियरलेसनेस क्या है, फ्रीडम क्या है, हु इज़ फ्री एंड हु इज़ नॉट, is freedom divisible or not, what does courage mean, how is it that you can ignite in yourself the fire for your people, for your country, as well as for your own family members. सब कुछ बताया गया है। ट्विन ऑब्लिगेशन पे बात करेंगे, राइट। ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस एक बहुत गजब का टर्म दिया गया, उस पे बात करेंगे। एंड इट हैज गॉट एवरीथिंग इन द बास्केट दैट अ स्टूडेंट शुड नो। कमाल की वोकैबुलरी भी यूज की गई है एंड बहुत अच्छे इसमें इतिहास के कुछ है ना क्षण, इतिहास के कुछ मोमेंट्स दिए गए हैं। विल कवर इट ऑल एंड देखते हैं, साथ में समझने की कोशिश कर लेते हैं। बहुत अच्छे से समझेंगे, डीप एनालिसिस करेंगे, कैरेक्टर स्केच देखेंगे और लास्ट में एक सरप्राइज भी है आप लोगों के लिए, क्विक रिवीजन का, राइट। सो विदाउट मच अड्यू, लेट्स लॉन्च इनटू द चैप्टर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला। इनॉग्रल जो उनका एड्रेस था 10th मई 1994, उसके बारे में ये चैप्टर है। उन्होंने कैसे अपनी जर्नी पूरी की, फ्रीडम की, अपार्टाइड की पॉलिसी के खिलाफ कैसे वो लड़े, कैसे अपने देश को आज़ादी दिलाई और पहले अश्वेत ब्लैक कलर्ड प्रेसिडेंट बने अपने कंट्री के, और वो भी डेमोक्रेटिकली। लेट्स लुक एट द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसमें बेसिकली वही बातें बताई गई हैं जो चैप्टर में हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये इंट्रोडक्शन आपको बुक में मिल जाएगा बिफोर वी बिगिन विद द एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ द चैप्टर। सो in a small box it is given wherein we get to know a few figures, important things that Nelson Mandela is talking about, and उनकी जो पार्टी है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसको 400 में से 252 252 आउट ऑफ 400 ह्यूमंगस मेजॉरिटी मिली, एंड कैसे उन्होंने फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की अफ्रीका की हिस्ट्री में। जो यूनियन बिल्डिंग है वहाँ पे एम्फी थिएटर है प्रिटोरिया में, वहाँ उनको मौका मिला, एक सौभाग्य मिला, एक प्रिविलेज मिला कि वो इस इनॉग्रल फंक्शन को होस्ट कर सकें। एंड 140 से ज़्यादा देशों के लोग वहाँ पे अलग अलग अपनी अपनी पोशाकों में कलरफुल वहाँ पे फ्लैग्स लहरा रहे हैं, कलरफुल पोशाकें पहन के आ रहे हैं, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट अटायर्स, डिफरेंट नेशनैलिटीज़। एंड ये रेयर मोमेंट था क्योंकि उससे पहले 1994 से पहले, ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ अपार्टाइड, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैड स्नैप्ड देयर रिलेशंस ऑफ एनी काइंड विद साउथ अफ्रीका। ना ट्रेड डील्स हो रही थी, ना पॉलिटिकल कोई टाई अप्स थे, कुछ नहीं था, सब कुछ स्नैप था, सब कुछ उन्होंने बिल्कुल अलग कर रखा था अफ्रीका को। बट देन इस जीत के बाद सब कुछ वापस नॉर्मल होने लगा और कितना उल्लास था, कितना हर्ष था सबके मन में कि 1 लाख लोगों से ज़्यादा पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, सब लोग वहाँ पे जुबिलियंटली वहाँ पे एक्सटेटिक होके जश्न मना रहे थे, सड़कों पे उतर आए, जैसे इंडिया में हम वर्ल्ड कप जीतने के बाद जश्न मनाते हैं, ठीक वैसे ही। तो ये एक बड़ा गजब का मोमेंट था वहाँ। एंड पोस्ट दिस लेट्स लुक एट द चैप्टर इटसेल्फ। ये चैप्टर शुरू होता है 10 मई की सुबह से, एंड बहुत खूबसूरत सी इन्होंने लाइन लिख रखी है। तो उन्होंने शुरुआत की कि 10 मई 1994 के दिन यूनियन बिल्डिंग्स, जो कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है ना, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति भवन है वैसी यूनियन बिल्डिंग्स है अफ्रीका में। एडमिनिस्ट्रेटिव जो वहाँ की सीट है वो वहीं पे है, एंड प्रिटोरिया नाम की सिटी में है। सो प्रिटोरिया में उन्होंने
एक एम्फीथिएटर बना हुआ है यूनियन बिल्डिंग्स के प्रीमाइसेस में, वहाँ से उन्होंने अपनी शपथ ग्रहण समारोह का पूरा, है ना, जो भी स्पीच वगैरह है वो उन्होंने स्टार्ट की। एंड कई डिकेड्स तक ये जो एम्फीथिएटर था ये वाइट सुप्रीमेसी का प्रतीक था। वहाँ पे सिर्फ गोरे लोगों को फंक्शंस ऑर्गेनाइज करने दिए जाते थे, वहाँ पे कालों को कोई भी एंट्री नहीं थी। साफ़ सफाई के लिए ज़रूर उनको कह दिया जाता होगा क्योंकि गुलामी झेल रहे थे काली चमड़ी वाले लोग, द ब्लैक्स, द ओरिजिनल blacks of Africa. So it became a beautiful line. It became the site of the largest gathering of international leaders on South African soil. और चैप्टर में पढ़ेंगे तो एक वर्ड आएगा that he was pleasantly besieged by dignitaries. Besieged का मतलब हो गया चारों तरफ से घिरे रहना. So he was pleasantly surrounded by people who had been coming there for the past few days and congratulating him, you know, forwarding their words of congratulation and making their presence felt. They were sharing the joy, they were sharing the happiness, they were sharing this auspicious occasion of the establishment of a democratically elected government in Africa. और मंडेला साहब सबका स्वागत कर रहे थे, आओ भगत कर रहे थे, मेहमान नवाजी कर रहे थे, and it was an amazing moment that he cherished and shared with us. So rainbow color of साइट देयर, वहाँ पे अलग अलग देशों की ध्वजाएं लहरा रही हैं, अलग अलग देशों के लोग अपनी अपनी, है ना, एथनिक ड्रेसेस पहन के आए हुए हैं और चारों तरफ बड़ा ही वाइब्रेंट माहौल है, बहुत ही खुशियों का माहौल है, चारों तरफ चहल पहल है एंड एवरीबडी इज हैप्पी। तो ये पहली नॉन रेशियल डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एस्टैब्लिश होने जा रही थी। यहाँ पे एक लाइन दी गई है, फर्स्ट लाइन जो है 10th May dawned bright and clear, इसके दो इन्फ्लुएंसेस हैं। फर्स्ट इज दैट इट वाज अ क्लियर क्लाउडलेस डे, bright and clear sunny morning, and दूसरा metaphorical इसका inference है which is a very beautiful one कि it was a bright and hopeful day that came as an announcement for the future. Bright and clear future that was no more bleak, future that was no more tarnished with the inhumane policy of apartheid, future that promised every single person of Africa their rights irrespective of their gender, their religion, their caste and the skin of their color. तो ये एक मेटाफोरिकल यूज भी है, सिर्फ ये जो दिया गया है 10th May dawn bright and clear, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दिन बहुत ही ब्राइट एंड क्लियर था, इसका ये भी मतलब है कि वो बहुत ही होपफुल डे था, बहुत ही क्लियर डे था, आशाओं भरा डे था, ऑप्टिमिस्टिक डे था। ओथ जब वो लेते हैं तो उस दिन उनकी बेटी ज़नानी उनके साथ मौजूद होती हैं और पहले मिस्टर डी क्लर्क जो कि एक वाइट मैन थे वो सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ लेते हैं, फिर मिस्टर ताबो म्बेकी वहाँ पे फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ लेते हैं एंड देन जब मिस्टर नेल्सन मंडेला की बारी आती है तो वो बहुत ही खुशी से एक नए जोश के साथ, एक देशभक्ति की उस उमड़ती हुई भावना के साथ वो अपने सामने मौजूद हज़ारों की संख्या में लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, जहां गोरे भी हैं, जहां काले भी हैं, जहां एशियंस भी हैं, जहां यूरोपियंस भी हैं, सब लोग हैं वहां। उन लोगों को और तमाम वो जनता जो उनको रेडियो पे या टीवी पे देख और सुन रही थी उनको वो एड्रेस करते हुए कहना शुरू करते हैं, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी। बहुत ही खूबसूरत वर्ड है, मैंने कहा था कि वोकैबुलरी भी बहुत अच्छी यहाँ पे यूज की गई है। ये देखो कॉन्फर, कॉन्फर का मतलब होता है टू बेस्टो, किसी को प्रदान करना। तो वो कहते हैं हम सब आज यहाँ पे अपनी मौजूदगी से ग्लोरी, होप, एक नई आशा, एक नई गरिमा प्रदान कर रहे हैं इस न्यू बॉर्न लिबर्टी को। ये जो नवजात नई प्राप्त हुई आज़ादी है, एक स्वतंत्रता है, इसको हम आज एक नई आशा की किरण दे रहे हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन। कहते हैं कि जो अनुभव हमने इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट नेल्सन मंडेला टॉक्स ऑफ, और इसका आंसर होगा द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, द ब्रूटल पीरियड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन अफ्रीका दैट हैड बीन प्रिवेलिंग इन अफ्रीका फॉर मेनी डिकेड्स। उसको कहा गया है एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। तो वो कहते हैं कि इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर के एक्सपीरियंस से, जो कि काफी लंबे समय तक बना रहा, एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसे समाज का निर्माण होना चाहिए जिस पर संपूर्ण मानव प्रजाति को
गर्व महसूस हो, एंटायर ह्यूमैनिटी, द होल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड ऑफ। ऐसे समाज का निर्माण होना चाहिए। वी who were outlaws not so long ago, outlaws किसको कहते हैं? outlaws कहते हैं जिन लोगों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाए, जिन्हें समाज से बिल्कुल अलग पृथक कर दिया जाए। people who are marginalized, people who are kept away from the mainstream society। तो कहते हैं we who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। अब ये मौका उनके लिए पहली बार आया था कि अपने ही देश के लोगों को होस्ट करने का उनको एक बहुत ही रेयर, दुर्लभ प्रिविलेज, विशेष अधिकार प्राप्त हुआ। पहले उनको ऐसा करने नहीं दिया जाता था। किसी भी इंटरनेशनल मीटिंग में, किसी भी इंटरनेशनल डिग्निटरी को उनके भरोसे नहीं छोड़ा जाता था। काले लोगों को बिल्कुल दरकिनार किया जाता था, उनको इग्नोर किया जाता था, उनको बिल्कुल ही पृथक रखा जाता था। लेकिन आज यही काले लोग जो हैं, जो कि अफ्रीका के एबोरिजिनल निवासी हैं, उनको ये मौका मिला है कि गोरों की मौजूदगी के बावजूद इंटरनेशनल गेस्ट्स को होस्ट कौन करेंगे? ये काली चमड़ी वाले लोग करेंगे। बहुत बड़ा मोमेंट था, रेयर मोमेंट था, प्रिविलेज वर्ड यूज किया गया है, यानी ये एक विशेष अधिकार था उनके लिए। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। खूबसूरत लाइन लिखी गई है, देखो कि एक तो यहां पे दिया गया है कि इंटरनेशनल डिस्टिंग्विश्ड का मतलब क्या हो गया? विख्यात, नामी, डिस्टिंक्ट, जाने माने। तो जितने भी बड़े बड़े लोग वहाँ पे आए थे, किसी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, किसी देश का प्रधानमंत्री है, किसी देश के किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का कोई बहुत बड़ा नेता है, वहाँ से डिग्निटरीज आए हैं, वहाँ से गेस्ट्स आए हैं, वहाँ से अलग अलग देशों से विजिटर्स आए हैं, ठीक है, कॉमन जनता आई है। सब लोग उनके लिए बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड थे, बहुत ही खास थे, बहुत ही अहमियत रखते थे, महत्व रखते थे। उन सबको वो धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि आपने आके यहाँ, यू हैव टेकन पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री। आपने यहाँ पे आके हमारी इस खुशी को बांटने के लिए आप भी यहाँ आके हमारे साथ इस मोमेंट को पोजेस कर रहे हो, इस क्षण को आप अपना रहे हो, ठीक है। और ये क्षण कौन सा है भाई? ये क्षण है, इट्स अ कॉमन विक्ट्री, एक कॉमन विजय है, एक कॉमन जीत है। किसकी? जस्टिस की, पीस की, ह्यूमन डिग्निटी की, मानवता की जीत है, मानव सम्मान की जीत है, ये विश्व शांति की जीत है, ये न्याय की जीत है। और इसे कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस एंड पीस क्यों कहा गया है? कॉमन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये मानवता के सामने एक ज्वलंत उदाहरण के रूप में पेश किया जाएगा आने वाले कई वर्षों तक, कई सदियों तक, कि जिस प्रकार से लड़ाई लड़के साउथ अफ्रीका में लोगों ने अपने देश को आजाद करवाया, वही मॉडल सबके लिए एप्लीकेबल है। और ये सिर्फ अफ्रीका के लोगों की जीत नहीं, ये संपूर्ण मानव जाति की जीत है। अन्याय पर न्याय की विजय है, बुराई पर अच्छाई की विजय है। जैसा हम रामायण में पढ़ते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई जब श्री राम ने रावण का वध किया। एक मनुष्य का, एक राक्षस का, एक ब्राह्मण का वध नहीं किया था उन्होंने उसके अंदर छुपी हुई उस बुराई का अंत किया था। ठीक वैसे ही नेल्सन मंडेला ने गोरों को नहीं हराया था, उस सिस्टम को हराया था जो गोरों ने वहां पे इरेक्ट किया था। और आगे वो कहते हैं कि वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमांसिपेशन। सो इमांसिपेशन का मतलब होता है मुक्ति, लिबर्टी, फ्रीडम। कहते हैं आज हमारे लोगों ने आखिरकार अपनी राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है, लिबर्टी प्राप्त कर ली है। वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। कहते हैं हम ये शपथ लेते हैं अपने लोगों को लगातार बने हुई इन जंजीरों से आज़ाद करेंगे। किस चीज़ की कंटिन्यूइंग बॉन्डेज है? पॉवर्टी की, गरीबी की, डेप्रिवेशन, यानी लोगों को बेसिक मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखने की जो बेड़ियां हैं, जो जंजीरें हैं, सफरिंग, पीड़ाएं, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और लिंग के आधार पे, चमड़ी के रंग के आधार पे, समाज के आधार पे, धर्म के आधार पे, या किसी भी आधार पे किए जाने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव से अब हम लोगों को आजाद रखेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। कहते हैं ऐसा अब कभी नहीं होने देंगे कि इतने सुंदर एक राष्ट्र में कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पे अत्याचार करेगा, उसको
उसका दमन करेगा, उसके अधिकारों का हनन करेगा, ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। एंड द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। ब्यूटीफुल लाइन। कहते हैं इस बहुत ही ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, इतने गरिमामय, इतनी खूबसूरत चमकदार इस सूर्य का उदय हुआ है। और ये सूर्योदय किस चीज का है? एक ह्यूमन अचीवमेंट का, मानव उपलब्धि है। ये मानवता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि के सूर्य को अस्त नहीं होने देंगे। खूबसूरती देखो शब्दों की, जादू देखो शब्दों का, किस प्रकार से इतने सुंदर से इन्होंने एक्सप्रेस किया है कि ये सूर्योदय है। दिस इज द डॉन ऑफ एन ईरा दैट विल इंश्योर फ्री राइट्स टू ऑल द पीपल लिविंग इन दैट कंट्री एंड देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन henceforth एंड लेट फ्रीडम reign। गॉड ब्लेस अफ्रीका। रेन का मतलब हो गया राज करना, हुकूमत करना। वो कहते हैं अब आज़ादी यहाँ राज करेगी, हुकूमत करेगी। गॉड ब्लेस अफ्रीका। ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड, ब्यूटिफुली एक्सप्रेस्ड। ओके, देन फिर वो बताते हैं कि उसके बाद में एक बहुत ही बढ़िया डिस्क्रिप्शन दिया गया है किस प्रकार मिलिट्री की वहां पे ताकत का प्रदर्शन किया गया। द मिलिट्री सल्यूट्स डेमोक्रेसी, द न्यूली अपॉइंटेड गवर्नमेंट। ठीक है, एक स्पेक्टेकुलर एरे वहां पे, यानी एक ना पंक्तिबद्ध तरीके से, बहुत ही अरेंज्ड तरीके से वहां ट्रूप कैरियर्स, उनके हेलीकॉप्टर्स, उनके जेट फाइटर्स वहां परफेक्ट फॉर्मेशन में उड़ान भरते हैं। गर्जना जबरदस्त आसमान में गूंजती है और एक वर्ड दिया गया है, वी लिफ्टेड आवर आईज इन ऑ का मतलब हो गया अ फीलिंग, अ मिक्स्ड फीलिंग ऑफ फियर एंड रिस्पेक्ट। तो रोंगटे खड़े कर देने वाला मोमेंट था। वो अपनी नजरें उठाते हैं आसमान की तरफ और देखते हैं खूबसूरत एक डिस्प्ले वहां पे ट्रूप कैरियर्स का, फाइटर जेट्स का, हेलीकॉप्टर्स का दिखाई देता है उड़ान भरता हुआ। एंड इट वाज नॉट ओनली अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी एंड पिन पॉइंट प्रिसीजन, देयर फ्लाइंग स्किल्स, बट इट वाज अ प्रॉमिस दैट दे वुड बी लॉयल टू डेमोक्रेसी, टू द न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट व्हिच वाज फेयरली established. The highest generals of the defense forces, the police and the army, they all were paying their respect. They were saluting Nelson Mandela. Nelson Mandela इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ नहीं थे, बिल्कुल भी अनअवेयर नहीं थे, अनमाइंडफुल नहीं थे कि कुछ समय पहले तक यही लोग जो मुझे आज सलाम ठोक रहे हैं मुझे गिरफ्तार करने वाले थे। ये गिरफ्तारी उनकी इसलिए होती क्योंकि कुछ समय पहले तक नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट नहीं थे जनाब। नेल्सन मंडेला एक बागी थे, एक क्रांतिकारी थे, एक रेवोल्यूशनरी थे, राइट। और इसीलिए उनको उस समय की सरकार की नजरों में एक गुनहगार, एक क्रिमिनल माना गया था। तो कुछ समय पहले तक आज जो लोग जिनकी छातियों पे बीते हुए दिनों में लड़े हुए युद्धों के सम्मान के रूप में मेडल्स, पदक और वहां पे रिबन्स जिनके छातियों पे लगी हुई हैं, यूनिफॉर्म्स पे लगी हुई हैं, सीना चौड़ा करके जो आज सल्यूट कर रहे हैं नेल्सन मंडेला को, वो कुछ समय पहले तक उनको क्या कर रहे थे? उनको ढूंढ रहे थे, उनको हंट कर रहे थे, उनका पीछा कर रहे थे, उनको अरेस्ट करना चाहते थे। ब्यूटीफुल एक वर्ड दिया गया है यहाँ पे, बिडेक्ट देयर देयर चेस्ट्स, बिडेक्ट। बिडेक्ट का मतलब डेकोरेटेड, अडोर्न, खूबसूरती से सजा हुआ। उनकी छातियों पे ना वो मेडल्स, वो रिबन्स सजे हुए थे बहादुरी के प्रतीक के रूप में। एंड देन फाइनली शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स, यानी कि एक वी शेप फॉर्म किया हुआ से शेवरन कहते हैं। इम्पाला जेट्स, इम्पाला वहां के एक विशेष रूप से एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं हिरणों की, वो उनको इम्पाला कहते हैं। उन्हीं के नाम पे उनके एक फाइटर जेट के एक फ्लीट को नाम दिया गया है। इम्पाला जेट्स ने परफेक्ट वी फॉर्मेशन फॉर्म करते हुए उनके झंडे के 5 अलग अलग रंगों का वहां पे धुएं से एक उनका ध्वज बनाया हवा में। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ होता है तिरंगा बनाया जाता है हमारी एयरफोर्स के द्वारा, बिल्कुल वैसे ही वहां पे जो 5 कलर थे, द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, वो पूरे आसमान में एक ध्वज बनाया गया था। दैट वाज एन that was a moment, that was a day never to be forgotten. That day was symbolized by the playing of 2 national anthems, 2 national anthems, लेकिन प्रतीक एक राष्ट्र। कौन सी? जो वाइट से they were singing inclusively Africa, ठीक है, बिल्कुल genuinely एबोरिजिनल, ये जो वहाँ की अफ्रीकन लैंग्वेज है वहाँ उस भाषा में है। एंड द ब्लैक्स वर सिंगिंग द स्टेम, राइट, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। हालांकि वो कहते हैं उस दिन दोनों ही समाज के लोगों को, गोरों को कालों का नेशनल एंथम, कालों को गोरों का नेशनल एंथम, जिससे किसी एक ज़माने में कुछ दिनों पहले तक वो डिस्पाइज्ड, यानी कि नफरत किया करते थे,
हालांकि उन दोनों ही है ना नेशनल एंथम्स की, एक दूसरे के नेशनल एंथम्स की उनको लिरिक्स याद नहीं थी, वो देख के गा रहे थे, पढ़ रहे थे, लेकिन आने वाले समय में उनको विश्वास था कि गोरे कालों के नेशनल एंथम को और काले गोरों के नेशनल एंथम को बाय हार्ट कर लेंगे, उसको बिल्कुल याद कर लेंगे, कंठस्थ कर लेंगे. दैट वुड अगेन बी अ साइन ऑफ यूनिटी, पावर, स्ट्रेंथ, राइट, एकजुटता का प्रतीक माना गया उसको. छोटा सा एक यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन है ना, है कि भाई 1900 से है ना रेशियल डोमिनेशन इस्टेब्लिश किया गया था, एंड देन फिर हम राइट अपर कॉर्नर में देखें तो मिड सेंचुरी तक है ना इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गया था अपार्टाइड का लॉ, एंड देन 1994 में उस सिस्टम को ओवरटर्न कर दिया गया, उसको उखाड़ के फेंक दिया गया, और उसके बदले में एक ऐसा सिस्टम इस्टेब्लिश कर दिया गया था दैट वाज यूनिवर्सल, राइट, एंड सबके अधिकारों को मानने वाला सिस्टम था. और 1994 के बाद में इक्वल सिटीजनशिप एंड फ्रीडम सबको हासिल हो गई थी. फिर एक बहुत ही अच्छा पार्ट वो कहते हैं कि उस दिन उन्हें ही वॉज ओवरवेल्म्ड बाय अ सेंस ऑफ हिस्ट्री. नेल्सन मंडेला सेज दिस. नाउ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि 1901 से लेके 1920 के बीच में एक पीरियड था जहां ऑफ कोर्स इस दौरान एंग्लो बोर वॉर हुआ, इस दौरान नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ 1918 में, ठीक है. एंग्लो बोर वॉर हुआ 1899 से लेके 1902 तक, और बहुत ही ब्रूटल, बहुत ही बिटर वॉर था. बोर प्रजाति है, एक जनजाति है वहाँ की, जैसे मसाई जो उनके ट्राइब्स हैं वैसी एक ट्राइब है, और वो अपनी संप्रभुता को बचा के रखने के लिए, अपनी डिग्निटी को बचा के रखने के लिए, अपने देश की इज्जत को बचा के रखने के लिए, अपने कुनबे की इज्जत को बचा के रखने के लिए अंग्रेजों से युद्ध लड़ते हैं. अंग्रेजों ने कई जगह ब्रूटैलिटी से अपनी कॉलोनीज बनाई थी, है ना, एंड अफ्रीका भी उससे अछूता नहीं था. सो एंग्लो बोर वॉर जो था वो साउथ अफ्रीका में, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, एक कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन द ब्रिटिश एम्पायर एंड द बोर रिपब्लिक्स, राइट, द साउथ अफ्रीकन रिपब्लिक एंड ऑरेंज फ्री स्टेट. एंड ये जो युद्ध था ये बहुत ही ब्रूटल था. तो इस युद्ध के बाद और नेल्सन मंडेला के जन्म से है ना कुछ समय पहले इन लोगों ने क्या किया, अफ्रीका के अलग अलग जो गोरे लोगों के समाज थे, जितने भी गोरे लोग थे अलग अलग देशों के, उन सब ने अपने म्यूचुअल, अपने आपसी जो भी मतभेद थे वो सब उन्होंने हटा दिए, और उन्होंने एक प्रण लिया कि अब से हमारी एक ही पहचान है कि हम गोरे हैं, हम श्वेत लोग हैं. वी आर द वाइट्स ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज, कि हम सब गोरे लोग, हम सब श्वेत लोग एक ही हैं. एंड लेट्स, ये उन्होंने मानस बनाया, लेट्स इरेक्ट अ सिस्टम बेस्ड ऑन एक्सट्रीम ब्रूटल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक्स ऑफ ऑल द कंट्रीज ऑफ अफ्रीका, द सेम पीपल ऑफ देयर ओन लैंड. उनके खिलाफ उन्होंने एक ऐसा ब्रूटल सिस्टम खड़ा किया जो आगे चल के अपार्टाइड की पॉलिसी का आधार बन गया. इट लेड द फाउंडेशन फॉर द पॉलिसी ऑफ अपार्टाइड, राइट. ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वाज ओवरवेल्म्ड, यानी कि वो अभिभूत हो गए थे किसी एक फीलिंग से, बहुत ज्यादा इंपैक्ट या अफेक्टेड हो जाना. आई वाज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th century. 20th century is from 1901 to 2000. Okay, so with the sense of history in the first decade of 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples, देखो बहुत खूबसूरत यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया गया है, white-skinned peoples. People अपने आप में प्लूरल है, इसको और प्लूरलाइज क्यों किया गया है, एस क्यों लगाया गया है, अलग अलग नेशनैलिटी समाज के लोगों के लिए, ठीक है. So the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences, अपने अपने मतभेद भुला दिए, and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. Ironical, कितनी बड़ी विडंबना है कि एक देश के लोग ही अपने देश के लोगों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी एस्टैब्लिश कर रहे हैं. द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन. नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th century and my own 8th decade as a man, समथिंग 75 साल के रहे होंगे उस वक्त, तो 8वां दशक था उनका एक इंसान के रूप में. तो वो कहते हैं कि इस सदी के अंतिम दशक में और मेरे 8वें दशक में उस सिस्टम को ओवरटर्न कर दिया गया है फॉरएवर, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin.
ना अब चमड़ी के रंग पे भेदभाव होगा, ना जात पात के बेसिस पे भेदभाव होगा, किसी भी बेसिस पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। आज से अफ्रीका में एक ऐसा सिस्टम इस्टेब्लिश कर दिया गया है जब वहाँ भेदभाव की अब कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। द सम ऑफ ऑल हु केम बिफोर मी। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उस दिन उन्होंने, जैसा कि वो कई बार पहले भी महसूस कर चुके हैं, उस दिन उन्होंने ये महसूस किया कि वो उन सभी ग्रेट पैट्रियट्स की एक मिली-जुली इंस्पिरेशन है। वो उन सब से इंस्पायर होके ही आज इस मशाल को, इस मिशन को, इस अभियान को वो आगे बढ़ा रहे थे, और वह अभियान था आज़ादी हासिल करने का। वो कहते हैं, मैं उन लोगों को याद करके इस बात की बहुत ही तकलीफ महसूस कर रहा था कि आज वो जिंदा नहीं है। मैं उनको धन्यवाद नहीं दे सकता, ना वो आज जिंदा है, ये देखने के लिए कि उनकी जो कुर्बानियां हैं, उनके जो बलिदान हैं, उन्होंने जो सेक्रीफाइसेस दिए हैं, उनके कारण क्या आज उन्होंने हासिल किया है, उनके बलिदानों ने, उनकी आहुतियों ने क्या आज हासिल किया है, ये वो देखने के लिए आज मौजूद नहीं है। और वो कहते हैं ये लोग इतने महान थे कि ना इनकी महानता को मापा जा सकता है और ना ही उसके बदले में उनको कोई भुगतान किया जा सकता है। इट कैन नॉट बी काउंटेड एंड इट कैन नॉट बी रीपेड। देयर sacrifices were so worthy, so priceless. That long and noble line, right, forged through unimaginable sacrifices, ended with those who did not live to see this day and now began again with Nelson Mandela. खूबसूरत लाइन उन्होंने लिखी है कि वो मशाल मैं अब आगे बढ़ा रहा हूँ। और फिर वो अपार्टाइड के उस जख्म के बारे में बात कर रहे हैं, that actually was unfathomable, deep, profound. The policy of apartheid created a deep, lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. उस बहुत ही गहरी तकलीफ से, उस पीड़ा से उबरने में उनको कई जनरेशंस नहीं तो कई साल तो लग ही जाएंगे। वो पीड़ा आसानी से खत्म नहीं होती है। समय बहुत बड़ा हीलर है। टाइम इज अ हीलर, बट टाइम टेक्स टाइम टू हील द वुंड। समय भी एक आध दिन में, ओवरनाइट, किसी की पीड़ा को खत्म नहीं कर सकता। समय भी धीरे धीरे अपनी गति से आगे बढ़ता है और फिर वो उस दर्द को, उस पीड़ा को भूलने में हमारी मदद करता है। नेल्सन मंडेला कहते हैं उस तकलीफ को भूलने में समय लगेगा साहब, इतनी जल्दी नहीं भूला जा सकता। फिर वो कहते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत लिस्ट उन्होंने दी और बहुत ही अच्छा एक डिस्क्रिप्शन दिया है कि शायद इतने गहरे डिप्रेशन और ऑपरेशन के कारण ही चरित्र की इतनी ऊंची महानता पे जाके आप पहुंचते हैं। वेरी ब्यूटीफुल लाइन किड्स फॉर द यंग जनरेशन। इफ यू have that character, if you attain that greatness in character, you will be counted as one of the greatest men in the world. लेकिन उस चरित्र की, उस महानता को हासिल करने के लिए हम पे उतना है ना प्रेशर भी होना चाहिए। जहाँ किल्लत नहीं होती ना, वहाँ ज़रूरत नहीं होती। जहाँ ज़रूरत नहीं होती, वहाँ आपके अंदर आग नहीं होती है प्रयास करने की। तो वो कहते हैं कि इतने सालों के, एक बहुत खूबसूरत लाइन लिखी गई है, देखो कि The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. और बहुत जनरेशन लगेगी, लेकिन the decades of oppression and brutality, ये यहाँ से देखिए, ये हम वापस आएंगे, इस पे बात करेंगे। The decades of oppression and brutality had another unintended, जिसकी कामना नहीं की गई थी, एक ऐसा रिजल्ट भी सामने आया, इफेक्ट सामने आया। क्या? उनके देश में महान क्रांतिकारी लोगों ने जन्म लिया, महान लोगों ने उनकी धरती पे जन्म लिया। जो पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि वॉल्टर सिसलू थे, ओलिवर टैम्बोस थे, चीफ लुथली थे, यूसुफ दादू थे, ब्राम फिशर थे, रॉबर्ट सबुक्वे थे। ये इनके नाम प्लूरल दिए गए हैं और उसके आगे द मेंशन किया गया है, डेफिनेट आर्टिकल, so as to consider them, so as to make them an example, an epitome of greatness, of great generosity and wisdom and the ability to sacrifice their all and all for the purpose of their country, ठीक है, सेल्फलेसली। तो इतने सेल्फलेस, इतने जेनरस, इतने समझदार, इतने ब्रेव, इतने करेजियस लोग शायद इस दुनिया में अब उनके जैसे कभी नहीं आ सकते। और यहाँ प्लूरलाइज किया गया, देखो ये जितने भी नाम हैं यहाँ पे, इन सबको प्लूरलाइज किया गया है। ये है ना ओलिवर टैम्बो से लेके हम यहाँ पे रॉबर्ट सबुक्वे तक देखेंगे, सभी के नाम प्लूरल किए गए हैं ताकि उनको एक कॉमन नाउन की तरह एस्टैब्लिश किया जा सके, जिनके साथ कंपैरिजन हो आगे वाली जनरेशन का।
Men of such extraordinary courage, wisdom and generosity, right? इतने महान करेज वाले लोग, इतनी ग्रेटनेस वाले लोग, इतने विजडम वाले लोग और इतनी जेनरोसिटी यानी मन की उदारता। इतिहास में दानवीर कर्ण को सबसे बड़ा जेनरस इंसान माना गया है। मन का बड़ा होना, दयालु होने के साथ साथ, है ना, आप लोगों की हेल्प भी करते हो और खुले दिल से करते हो। कर्ण एक ऐसे महान, जिसे कहते हैं बलिदानी माने गए थे, उदार व्यक्ति माने गए थे, ठीक है। सो दानवीर कर्ण कहा जाता था जेनरस, उसे कहते हैं जेनरस। तो वो बहुत ही जेनरस लोग थे साउथ अफ्रीका के, कि उनके जैसे लोग शायद कभी इस दुनिया में नहीं आ सकते। और आप देखो, ये बहुत खूबसूरत लाइन लिखी गई है, परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। अगर भारत में अत्याचार नहीं होता ना अंग्रेजों का, अगर भारत में अत्याचार नहीं होता मुगलों का, अगर भारत में अत्याचार नहीं होता पोर्टुगीज लोगों का, तो अलग अलग समय पे, अलग अलग इरा में, अलग अलग डिकेड्स में, अलग अलग सेंचुरीज में महान लोगों का चरित्र उभर के सामने नहीं आता। चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, चाहे वो छत्रपति शिवाजी हो, चाहे वो हमारी महान लक्ष्मीबाई हो, ठीक है, चाहे वो मंगल पांडे हो, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो सुखदेव राजगुरु हो, जिन्होंने हंसते हंसते इतनी कम उम्र में फांसी को गले लगा लिया लेकिन डटे रहे, हाँ, चाहे वो उधम सिंह हो। क्या करेज था, क्या उनके अंदर बलिदान की भावना थी, अपने देश के लिए मर मिटने का क्या जुनून था, क्या जोश था, क्या जज्बा था। तो लोगों में महानता तभी देखने को मिलती है जब वास्तव में इतना ऑपरेशन, इतना दमन, इतना अत्याचार गहराई से लोगों को झेलना पड़ता है। अगर भारत में वो अत्याचार नहीं हुआ होता तो ये इतनी महान किंवदंतियां हमारे सामने नहीं होती, इतने महान उदाहरण हमारे सामने नहीं होते। शायद जब तक आपके अंदर भूख नहीं जागती तब तक आप खाना नहीं खाते हो ना। तो बिल्कुल वैसी ही बात है कि जब तक वो ऑपरेशन नहीं होता तब तक वो आपके अंदर देश के लिए कर गुजरने की भूख नहीं जागती। वही बात वो यहाँ लिखते हैं कि perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. My country, अब वो अपने देश के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिनको वो सबसे बड़ा असेट, सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं अपने देश की। कहते हैं उनके देश में मिट्टी के नीचे काफी मिनरल्स हैं, जेम्स हैं, खनिज पदार्थ हैं, लेकिन सबसे बड़ी पूंजी, सबसे ट्रू जो चमक वाला हीरा है उनके देश का, वो उनके देश के लोग हैं। और यही चीज बच्चा लोग, यही चीज आपके साथ है। आप हमारे देश के यूथ हैं, सबसे बड़ा असेट है हमारे लिए। हमारे देश की जो इतनी बड़ी जनसंख्या है वो एक अभिशाप नहीं, एक आशीर्वाद है हमारे लिए। अगर आप सबके अंदर वो जुनून, वो जोश अगर जाग जाए तो सोचिए, हमें सच में विश्व गुरु बनने से किसी की ताकत नहीं है कि वो हमें रोक सके। हम विश्व गुरु थे लेकिन फिर हमें लूटा गया, हमसे चीज़ें छीनी गईं, हमें बर्बाद किया गया। लेकिन देश इतना अडिग है कि आज तक हमारी सभ्यता बर्बाद नहीं हुई, ख़त्म नहीं हुई। और अब आप पे दारोमदार है। जिस तरह नेल्सन मंडेला कहते हैं, they are finer and truer than the purest diamonds, उसी तरह आप सब हमारे देश के हीरे हैं, हमारे देश के कोहिनूर हैं। खैर, अब वो करेज और करेजियस होने की मीनिंग डिस्क्राइब करते हैं। ब्यूटीफुल लाइन है, कमाल की लाइन है। देखो, कहते हैं इन कॉमरेड से स्ट्रगल के दौरान उन्होंने करेज का सही मायने में अर्थ सीखा। कहते हैं टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। एक छोटा सा विचार अगर देशभक्ति का जाग जाता तो वो उसके लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो जाते, अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते एक छोटे से विचार के लिए। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. कहते कल्पना से परे है इतना साहस, इतनी सहन शक्ति, इतनी सहिष्णुता, और वापस इतने अत्याचार को सहन करके उसी तरह सीना तान के खड़े हो जाने की जो जज्बा है वो कैसे इन लोगों में जागता था, वो कल्पना से परे हैं। कहते हैं मैंने लोगों को बिना टूटे, बिना बिखरे, बिना घुटने टेके, हार माने, मैंने लोगों को ब्रूटल से ब्रूटल अत्याचार, अटैक सहन करते हुए देखा है, एंड विद सच ग्रेट स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस, जो कि आपकी कल्पना को भी क्या साबित कर दे, बौना साबित कर दे, उसको झूठा साबित कर दे, दैट डिफाइज योर इमेजिनेशन। आप कल्पना नहीं कर सकते, इतना साहस लोगों में भरा हुआ था। और फिर एक खूबसूरत लाइन वो लिखते हैं, कहते हैं आई लर्न्ड दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर
बट द ट्रायम्फ ओवर इट। कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। तो बिल्कुल सही लाइन ली गई है। कहते हैं मैंने ये सीखा कि साहस भय की अनुपस्थिति नहीं है, साहस भय पर की हुई है ना, प्राप्त की हुई विजय है। आप में डर है और आप उस डर को काबू कर लेते हो, वही साहस का प्रतीक है, उसे ही साहस कहते हैं। द ब्रेव मैन is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear। डर तो है, लेकिन उस डर पे जीत हासिल करना असली विजय है। कोई भी इंसान है ना, दूसरे इंसान से नफरत करते हुए पैदा नहीं होता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात लिखी है कि जब हम पैदा होते हैं ना, तो हमारे मन में सबसे सहज भाव होता है प्रेम का। हम अपनी माँ के गर्भ में अपनी माँ से प्रेम करना शुरू करते हैं, है ना। वो हमें सहेज के 9 महीने अपना ख्याल इसलिए रखती है क्योंकि हमारा ख्याल रखना है। तो वो हमारे लिए पोषण देती है, हमें प्रेम देती है, हमसे बातें करती है, हमें गाने सुनाती है, हमें भजन सुनाती है, हमें अच्छी अच्छी बातें सुनाती है जब हम गर्भ में होते हैं। और जब हम मूर्त रूप से इस दुनिया में आते हैं तो वो सबसे पहले हमें गले लगाती है, अपनी छाती से लगाती है और प्रेम और वात्सल्य की वर्षा करती है। तो सबसे पहला भाव जो जागता है ना भाई, वो इंसान के मन में प्रेम का होता है। भले वो किसी समाज में हो, किसी धर्म में हो, किसी चमड़ी के रंग में पैदा हुआ हो, है ना, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटस में पैदा हुआ हो, सबसे पहले वो प्रेम की भावना सीखता है। बच्चा अबोध होता है, निश्चल होता है ना, निष्पाप होता है, और उसे इस बात का बोध भी नहीं होता कि वो किस घर में पैदा हुआ है। वो तो सिर्फ आंखें खोलता है, अपने चारों तरफ देखता है कि उससे प्यार करने वाले लोग हैं। तो प्रेम की भावना सर्वप्रथम भावना, सबसे सहज भावना होती है मनुष्य के हृदय में। और यही बात यहाँ कही गई है कि कोई भी इंसान पैदा होकर किसी भी इंसान से दुश्मनी करना, नफरत करना, घृणा करना नहीं स्टार्ट करता। उसके मन में तो सहज भाव प्रेम का होता है। तो इसीलिए अगर आप नफरत करते हैं तो इंसान को नफरत करना सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि नफरत जैसी अगर कठोर वस्तु, कठोर भावना वो सीख सकता है, तो प्रेम जैसी सहज भावना तो और आसानी से सीख सकता है। जेल में उनके साथ बहुत ही अत्यधिक अत्याचार किए गए थे, उन पे यातनाएं दी गई थी, उनको टॉर्चर किया गया था, लेकिन उनको, उनके कॉमरेड्स को अपनी लिमिट्स तक पुश कर दिया गया था कि बस अब इसके बाद और सहन नहीं होगा, या तो मृत्यु है या फिर घुटने टेकेंगे। लेकिन वहां जाके उस एक्सट्रीम पे भी कई बार उनको एक आशा की किरण नजर आती, जब ग्रिमिस्ट टाइम्स में भी, ग्रिमिस्ट का मतलब हो गया सबसे निराशा वाला समय, सबसे बुरा समय, सबसे ज़्यादा अवसाद वाला समय, तो नेल्सन मंडेला को एक इंसानियत की ग्लिमर, वहाँ भी एक आशा की किरण दिखाई देती, ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी। किसमें? किसी एक गार्ड में, वहाँ खड़े किसी एक दरबान की आंखों में हल्की सी एक क्षण के लिए अगर सहानुभूति की, हमदर्दी की झलक दिखाई देती, तो नेल्सन मंडेला साहब फिर से अपने उस साहस को, अपने उस हिम्मत को, अपनी उस ताकत को एकजुट कर लेते और समझ जाते कि इंसानियत अभी भी जिंदा है, एक सेकंड के लिए ही सही। अगर किसी गार्ड ने मुझे हमदर्दी भरी नजरों से देखा है तो इसका मतलब इंसानियत मरी नहीं है। और वो कितनी खूबसूरत लाइन लिखते हैं, देखो, मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। कभी भी उस लॉ को बुझाया नहीं जा सकता। वो लॉ आपकी छुप सकती है इंसानियत की, लेकिन बुझ नहीं सकती। इंसान के अंदर छुपा अच्छा जो एक पहलू है वो कभी खत्म नहीं होता है, वो कुछ देर के लिए हिडन हो सकता है, छुप सकता है। और वहां फिर वो आगे बताते हैं कि एक सभ्य समाज में इंसान के 2 ऑब्लिगेशंस होते हैं। बहुत अच्छा पार्ट है ट्विन ऑब्लिगेशंस का, क्वेश्चंस बनते हैं, सो प्लीज अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। कहते हैं एवरी मैन हैज 2 ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन एंड टू हिज पीपल, कम्युनिटी एंड कंट्री। 2 ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है। एक उसके परिवार के प्रति, उसके बच्चों के प्रति, माँ बाप के प्रति, उसके पति या पत्नी के प्रति, और एक है उसके समाज के प्रति, उसके लोगों के प्रति, उसके देश के प्रति, ठीक है। एंड लाइफ इज एक्चुअली सेटिंग अ बैलेंस, स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन दीज 2 ऑब्लिगेशंस। कहते हैं अफ्रीका में एक सभ्य समाज में, एक सिविल और ह्यूमन सोसाइटी में हर इंसान अपने दोनों ऑब्लिगेशंस, अपनी इंक्लिनेशन, एक वर्ड दिया गया है टेक्स्ट में, इंक्लिनेशन यानी अपनी इच्छाओं के मुताबिक, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, अपने रुझान के मुताबिक, अपने इन दोनों ऑब्लिगेशंस को एक बैलेंस बना के
पूरा करता है, उसको अधिकार होता है एक सभ्य समाज में। वो ज़्यादातर लोग अपने फैमिली को पहले प्रायोरिटी देते हैं और फिर अपने देश को प्रायोरिटी देते हैं, और कुछ लोग जैसे कि हमारे जवान हैं, है ना, जैसे हमारे सोल्जर्स हैं, वो पहले देश को प्रायोरिटी देते हैं और फिर अपने परिवार को। तो बैलेंस बना के चलते हैं सभ्य समाज में सब लोग। लेकिन इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ human being was punished and isolated. A man who tried to fulfill his duty to his people was ripped from his family. अपने परिवार से उसको छीन लिया जाता था। अगर आपने देश के प्रति सेवा भाव जगा लिया, अपने देश के प्रति आपने समर्पण भाव दिखाया, अपने देश के लोगों की, अपने समाज के लोगों की सेवा करने का अगर आपने जज्बा दिखाया, तो आपको अपने परिवार से inevitably छीन लिया जाएगा। You will be ripped from your family. You will be bereaved from your family. You will be taken away from your family. आप परिवार के प्रति फिर कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक आप अपने परिवार को प्राथमिकता दे रहे हो तब तक कोई कुछ नहीं कहेगा, किंतु जिस क्षण आपने अपने राष्ट्र के प्रति आवाज उठानी शुरू की, उसके प्रति सेवा भाव जगाया, आपको अपने परिवार से अलग कर दिया जाएगा। मंडेला साहब कहते हैं कि शुरुआत में मैंने भी अपने लोगों को, अपने देश के लोगों को, समाज के लोगों को, अपने राष्ट्र को अपने परिवार से ऊपर नहीं रखा, ठीक है, लेकिन उनको लगा कि मैं अपने लोगों के प्रति, अपने घर वालों के प्रति एक पुत्र के रूप में, पिता के रूप में, पति के रूप में, है ना, मैं अपनी जिम्मेदारियां वो पूरी नहीं कर पा रहा हूं। जब मैं अपने राष्ट्र की सेवा करने के मार्ग पे निकल रहा हूं, तो अपने राष्ट्र के लिए मैं सेवा भावी बनता हूं, उसके लिए कुछ करने की कोशिश करता हूं, फिर मुझे, है ना, ऑब्लिगेशन पूरा करने का मौका नहीं मिलता है कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर सकूं। और ये बहुत बड़ी विडंबना थी। तो वो कहते हैं कि इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माय बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। इन साउथ अफ्रीका मैन ऑफ कलर यानी अश्वेत व्यक्ति, अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग was punished and isolated। अगर एक इंसान के रूप में आप जीने की कोशिश करोगे ना, प्रयास करोगे ना, आपको एक गुलाम के रूप में जीना पड़ेगा। अगर आप एक मनुष्य के रूप में जीने की कोशिश करोगे अफ्रीका में, और वो भी तब जब आप एक काले अश्वेत समाज में पैदा हुए हो, तो आपको दंडित किया जाएगा, आपको अलग थलग पृथक कर दिया जाएगा समाज से। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल was inevitably यानी certainly ripped from his family। और बहुत खूबसूरत डिस्क्रिप्शन आने वाला है, एक एक्सप्रेशन आने वाला है, and his home, and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। आपके मन में देश प्रेम का भाव उमड़ रहा है, कर गुजरने के लिए, अपने देश के लिए कुछ, है ना, आप सोच रहे हैं, लेकिन वो भाव आपको मन में दबा के रखना पड़ेगा, गुप्त रखना पड़ेगा। आपको दोहरी जिंदगी जीनी पड़ेगी, आपको कहीं गुमनामी में जिंदगी जीनी पड़ेगी। आप अपने आप को ओपनली एक रेबेल के रूप में, एक बागी के रूप में, एक आप अपने आप को एक क्रांतिकारी के रूप में नहीं पेश कर सकते ओपनली। क्यों? क्योंकि आपको अपने परिवार से छीन लिया जाएगा, और केवल आपको अपने परिवार से वंचित नहीं रखा जाएगा, शायद आपके परिवार को भी टॉर्चर किया जाएगा। तो वो एक आपके साथ विडंबना और है, वो पीड़ा और है। इसीलिए आपको एक ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस, दोहरी जिंदगी, ट्वाइलाइट का मतलब होता है गोधुली बेला, यानी कि ना दिन हो और ना अंधेरा हो, है ना, बिल्कुल शाम का वक्त। तो सायकाल जिसे कहते हैं कि दोहरी जिंदगी जीनी पड़ती थी, सीक्रेसी, आपको गुप्त रहना पड़ रहा है, जो भी एक्शंस हो वो सीक्रेटली करने पड़ रहे हैं। एंड येट यू वांट टू बी रिबेलियस, यू हैव दैट, दैट रेबेल अराइजिंग इन यू, दैट फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म सर्जिंग इनसाइड ऑफ यू। एंड कहते हैं अपने लोगों को अपने परिवार से ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दी थी, लेकिन फिर उनको लगा, बट देन आई फाउंड दैट आई वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माय ऑब्लिगेशंस एज अ सन, ब्रदर, फादर एंड अ हस्बैंड। जब वो अपने देश के लिए कुछ कर्म गुजरने की ठान रहे थे। अब वो कहते हैं कि मैं जब पैदा हुआ था तो मैं आज़ाद ही पैदा हुआ था। हर बच्चा अपने आप में जब वो इस धरती पे जन्म लेता है तो अपने आप में आज़ाद ही होता है, आज़ाद महसूस करता है। उसको बेड़ियाँ, जंजीरें दिखाई नहीं देती, महसूस नहीं होती। वो बोध नहीं रखता है कि मैं किस समाज में पैदा हुआ हूँ, किस चमड़ी के रंग में पैदा हुआ हूँ, अमीरों के घर पैदा हुआ हूँ या गरीबों के घर पैदा हुआ हूँ। मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक मुस्लिम हूँ, मैं एक जैन हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं बौद्ध हूँ, मैं ज्यू हूँ, मैं पारसी हूँ, कौन हूँ मुझे नहीं पता। मैंने तो अभी अभी बस जन्म लिया है। उस बच्चे को इस बात का बोध नहीं होता है ना, तो वो अपने आप को फ्री मानता है। वाज बॉर्न फ्री इन एवरी वे
that I could know। अब यहाँ देखो फ्रीडम के कुछ मायने दिए गए हैं कि उन्होंने फ्रीडम को कैसे देखा था। Free to run in the fields near my mother's hut, right? Free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast millies, यानी भुट्टे खाने के लिए आज़ाद थे, under the stars, अपने दोस्तों के साथ रात को खेतों के पास भुट्टे सेक के खाने के लिए आज़ाद थे, and to ride the broad backs of slow moving bulls, और धीमी गति से गाँव में टहलने वाले बैलों की पीठ पे बैठ के पूरे गांव की सैर करने के लिए आज़ाद थे, उनको कोई रोक टोक नहीं थी। सो ही थॉट ही वॉज फ्री, बट देन ही स्टार्टेड रियलाइजिंग कि जब तक वो अपने पिता और अपने कुनबे के लॉ को मान रहे हैं, उनको किसी भी ना इंसान के बनाए हुए ना भगवान के बनाए हुए किसी कानून ने उनको कोई पीड़ा नहीं दी। कहते हैं, एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। It was a simple, uncomplicated freedom, right? It was bounded by tradition, but real in the way that only childhood can be. बचपन उनका बड़ा अच्छा था, लेकिन that was the first illusion। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि that boyhood freedom was an illusion। छलावा थी, आंखों का धोखा थी, है ना, वो आज़ादी। बड़े हुए तो मायने बदले। The hunger begins. So it was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it। पैदा नहीं हुए थे भूख ये लेके आज़ादी की, पैदा होने के बाद धीरे धीरे बड़े होते होते उनमें ये भूख जागने लगी। पहले ये भूख सिर्फ खुद के लिए थी, फ्रीडम पहले वो खुद के लिए मांग रहे थे। एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। कैसी फ्रीडम? ट्रांजिटरी फ्रीडम, temporary freedom। That freedom was ephemeral, that freedom was short-lived। The transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I please and go where I chose। As a young man later in Johannesburg, अब वो जब attorney बन रहे थे, वकालत कर रहे थे, सीख रहे थे जोहान्सबर्ग में, I yearned for the basic honorable freedoms। yearned यानी he longed for, he desired, deeply desired for the basic and honorable freedoms। कौन सी freedoms? achieving my potential, अपने potential के हिसाब से, अपने है ना हुनर के हिसाब से वो चीज़ें हासिल कर सकें, अपनी अर्निंग वो खुद के पास रख सकें, सेविंग कर सकें, खर्च कर सकें, जिससे चाहें शादी करके अपना परिवार बसा सकें। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। ये फ्रीडम ओवरऑल क्या थी कि भाई कानून के हिसाब से चलने पर आपकी लाइफ को कोई ऑब्स्ट्रक्शन पैदा, आपकी लाइफ में कोई ऑब्स्ट्रक्शन पैदा ना हो, किसी भी प्रकार का विघ्न पैदा ना हो, वो ऐसी फ्रीडम चाहते थे। लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि न केवल उनकी फ्रीडम, न केवल उनकी आज़ादी पे कैंची चला दी गई है, बल्कि उनके जैसे दिखने वाले हर इंसान की आज़ादी को कट कर दिया गया है, उसको कर्टेल कर दिया गया है, उसको लिमिटेड कन्फाइंड कर दिया गया है, तब उनके अंदर वो भूख जागी और वो भूख विकराल रूप ले लेती है। अपनी आज़ादी से बढ़ के वो अब सबकी आज़ादी की भूख बन जाती है और तब वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। बट देन आई स्लोली सॉ दैट not only was I not free, but my brothers and sisters were not free। and my brothers and sisters यानी समस्त अश्वेत समाज के लोग। I saw that it was not just my freedom that was curtailed। केवल मेरी आज़ादी को कम नहीं किया गया था, curtailed यानी सीमित नहीं किया गया था, but the freedom of everyone who looked like I did। बल्कि हर उस इंसान की आज़ादी को सीमित कर दिया गया था जो उनकी तरह दिखता था। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people। अब वो छोटी सी भूख स्वयं की आज़ादी को प्राप्त करने की बड़ी भूख बन गई, सबकी आज़ादी को प्राप्त करने की भूख के रूप में। तो फिर वो कहते हैं कि यहाँ से मैंने अपने अंदर एक योद्धा को पैदा होते हुए देखा। यहाँ से फिर उनके अंदर कुछ परिवर्तन आए। उनको ये लगने लगा कि ये जो मेरे अंदर भूख है कि मैं अपने लोगों को आज़ाद करवा सकूं, आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार दे सकूं, ये जो भूख है, इसी भूख ने, इसी डिज़ायर ने उनकी लाइफ को एनिमेटेड रखा। ठीक है, ये वर्ड दिया गया है, इट वॉज दिस डिज़ायर for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life। यहाँ animated का मतलब क्या हो गया? यहाँ animated का मतलब हो गया to be full of energy, to
टू हेल्प टू कीप गोइंग ऑन, हमेशा आगे बढ़ते रहने की वो जो आगे बढ़ते रहने का जो ईंधन है, फ्यूल है, ठीक है। तो वो एक उनकी लाइफ को एनिमेटेड रखने का, उनके लाइफ को लाइवली रखने का, उनके लाइफ को आगे बढ़ाते रहने का जो एनर्जी थी वो कहाँ से मिलती थी? इस डिजायर से कि उनको अपने लोगों को आज़ाद करवाना है, उनको आत्मसम्मान भरी जिंदगी जीने का अवसर प्रदान करवाना है। और इसी के कारण वो परिवर्तित हो गए। कैसे कैसे परिवर्तन आए? A frightened man became a bold one. He transformed into a bold one by the desire for his people to live with dignity and self-respect. ठीक है? A family-loving husband turned into a man without a home, and he was forced to live like a monk. A law-abiding attorney, driven to become a criminal in the eyes of an unjust state. है ना? अन्यायपूर्ण वहां जो राज था, उसकी नजरों में ये एक कानून को मानने वाले अटर्नी क्या बन गए थे? एक क्रिमिनल बन गए थे। एंड अ लाइफ लविंग मैन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मंक हु हैज रिनाउंस्ड ऑल वर्ल्डली प्लेजर। जो दुनिया की ताम झाम, पैसा, शोहरत, नाम, ऐशो आराम को छोड़ के, उस मोह माया को त्याग करके अपने राष्ट्र की प्रगति, अपने राष्ट्र की आज़ादी, उसकी संप्रभुता को फिर से स्थापित करने के लिए आगे बढ़ रहा हो। एक सन्यासी के रूप में, इसे मॉन्क नहीं कहते हैं, याद रखिएगा, इट इज मंक, है ना। मंक इज अ साधु, एक सन्यासी। तो एक सन्यासी के रूप में जो मोह माया त्याग चुका है और केवल एक लक्ष्य साध लिया है उसने कि अपने देश को आजाद करवाना है, वो ऐसे इंसान के रूप में आगे बढ़ने लगे। और ये 4 परिवर्तन क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं। व्हाट ट्रांसफॉर्मेशंस हैड नेल्सन मंडेला सीन टेकिंग प्लेस इन हिमसेल्फ? बहुत खूबसूरती से डिस्क्राइब किया गया है। और फिर वो कहते हैं कि उन्होंने आज़ादी की इस लड़ाई में एक और पार्ट सीखा, दैट फ्रीडम इज इंडिविजिबल। ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन। कहते हैं कोर ट्रूथ ये है, आज़ादी अविभाजित है, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। तू थोड़ी सी ले ले आज़ादी, मैं थोड़ी सी ले लेता हूं, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 10% इसको, 5% उसको, 20% इसको दे दे, ऐसा नहीं होता जनाब। आज़ादी या तो है या नहीं है। आइदर यू आर ट्रूली फ्री और यू आर नॉट, आइदर यू आर फ्री और यू आर एनस्लेव्ड। There are only 2 sides of this aspect of freedom. Either you are or you are not. आज़ादी डिवाइड नहीं की जा सकती, ठीक है। So I'm no more virtuous or self-sacrificing than the next man. कितनी खूबसूरत लाइन लिखी है और कितना बढ़िया वर्ड यूज किया गया है। Virtuous. What is virtuous? Virtuous यानी गुणी, लायक, काबिल, ज्यादा डिजर्व करने वाले। कहते हैं मैं अपने साथ आंदोलन में खड़े किसी आम आदमी से ज्यादा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, बलिदानी या वर्चुअस, डिजर्विंग नहीं हूं। मैंने उतना ही बलिदान किया है जितना मेरे देश के लोगों ने किया है। कितना सेल्फलेसली वो क्रेडिट को सब में शेयर कर रहे हैं, आजादी के इस क्रेडिट को। नेल्सन मंडेला इस बात पे जोर देते हैं कि मैं तो एक आम आदमी की तरह हूं, जितना मेरे साथ खड़े आंदोलन में किसी व्यक्ति ने बलिदान दिया उतना ही मैंने दिया है। मैंने उससे ज्यादा नहीं दिया कि मुझे कुछ प्रिविलेज मिले। लेकिन चूंकि वो पढ़े लिखे थे, चूंकि वो लीडर थे, चूंकि वो एक अटर्नी थे, तो शायद थोड़ी सी जो उनको एक्स्ट्रा प्रिविलेज दी गई थी वो भी उनको हजम नहीं हो रही थी, वो भी वो एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि मुझे तो हल्की फुल्की आज़ादी, थोड़ी बहुत आज़ादी मिल गई है, लेकिन मेरे जैसा इंसान गरीबी की, पीड़ाओं की और दासता की इस जंजीर से बंधा हुआ है, इन बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। तो जब वो अपने भाई बहनों को देखते, भाई बहन इन द सेंस कि उनके देश के लोगों को देखते, उनके जैसे ही चमड़ी वाले लोगों को देखते कि मैं सेम समाज का हूं और मुझे थोड़ी बहुत आज़ादियां मिली हुई है लेकिन इसको नहीं मिली हुई है, तो उन थोड़ी बहुत आज़ादियों को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। तो इसे कहते हैं अ ट्रू सेल्फलेस मैन। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स। इसकी भी वो देखो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से वो सार्काज़म ही है। कहते हैं कि थोड़ी बहुत जो मुझे फ्रीडम मिली हुई थी मैं वो एंजॉय नहीं कर पा रहा था। दैट आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। कहते हैं द चेन्स ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ दम एंड द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। यानी कि मेरे जैसे लोगों में से किसी एक पे अगर गुलामी की जंजीरें जकड़ी हुई हैं तो वो हम सब पे जकड़ी हुई हैं, और अगर हम सब पे जकड़ी हुई हैं तो गुलामी की जंजीरें मुझ पे भी जकड़ी हुई हैं, मैं भी उनमें फंसा हुआ हूँ। And the climax is a beautiful one. What a perspective to freedom has been presented here. The oppressor must be freed too. क्या बात कर रहे हो सर? अत्याचारी को भी आजाद होने की जरूरत है। नेल्सन मंडेला साहब ये क्या कह गए?
समझो जरा, आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। क्यों, ऐसा क्यों सर? क्योंकि अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइस एंड नैरो माइंडेडनेस। वो व्यक्ति जो किसी और की आजादी छीन रहा है वो स्वयं कैदी है। किसका कैदी है? वो नफरत का गुलाम है। वो भेदभाव की भावना की जंजीरों के पीछे और संकीर्ण मानसिकता के पीछे, ओछी मानसिकता के पीछे छुपा हुआ है। वो शायद इंफीरियर फील कर रहा है कि दूसरों को अगर मैंने आजाद रखा तो मेरी आजादी छीन ली जाएगी, मुझसे आगे बढ़ जाएगा, मुझसे ज्यादा प्रगतिशील हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं भावनाएं होती हैं, ये इन्फीरियरिटी की ये हीन भावना होती है, ये संकीर्ण मानसिकता का शिकार हो जाता है इंसान, तभी वो दूसरों की आज़ादी छीनता है यार, कि अगर मैंने इसकी आज़ादी नहीं छीनी तो ये मेरी कहीं ना छीन ले। और इसीलिए इंसान जो दूसरों की आज़ादी छीनता है, द ऑप्रेसर, वो खुद भी उतना ही गुलाम है जितना वो व्यक्ति जिसकी आज़ादी छीन ली गई है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेज फ्रीडम just as surely as I am not free when my freedom is taken from me। और दोनों को, the oppressor and the oppressed alike must be freed, their freedom has been taken away from them। छोटा सा pictorial representation है oppressor और oppressed। the oppressed is locked behind the bars of brutality, discrimination, and so is the oppressor, he is locked behind the bars of hatred, prejudice and narrow mindedness। इसको भी आजाद होने की जरूरत है। Both are robbed of their humanity। the oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity। True freedom is not the absence of change for one, it is the dignity of all, and both must be set free। आजादी सबको मिलनी चाहिए क्योंकि सबका मूलभूत मौलिक अधिकार है। किसी एक की जागीर नहीं है, किसी एक का प्रेरोगेटिव नहीं है, सबकी आज़ादी सबको मिलनी चाहिए, सबका अधिकार है। लेट्स वेरी क्विकली लुक एट अ डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच। अ ट्रू पैट्रियट एंड लीडर, Mandela's patriotism evolved over time because when he was a boy, freedom meant running in the fields. As a student, it meant personal freedom to stay out at night. However, as a young man in Johannesburg, he finally realized his entire community was chained, and that is why he was not able to enjoy the limited confined freedom that he was subjected to. This realization transformed a frightened young lawyer into a bold rebel. He sacrificed his home, family, and comfort to join the African National Congress and fight for the collective freedom of his people. So true patriot, a unique definition of courage। Mandela साहब कहते हैं courage was not lack of fear, he openly admitted to feeling fear during the darkest days in prison। डर लगता था, डर लगना चाहिए। इस डर के लगने की भावना के कारण, डर की उस उत्पत्ति के कारण शायद आप में वो साहस जागता है कि उस पे आप काबू पा सकें। Instead, courage was the ability to conquer that fear। He was inspired by his comrades like Oliver Tambo, Walter Sisulu, Yusuf Dadoo वगैरह, who displayed a level of fortitude that defied the imagination। Broad-minded and gracious view of humanity। मंडेला साहब का एक बहुत ज़बरदस्त डिफाइनिंग ट्रेट यानी कि कैरेक्टर स्केच क्या था, was his ability to see the humanity in his enemies। He observed that the white prison guards had a glimmer of humanity in them। तो बहुत keenly observe करते थे, which was enough to keep him going। और ये एक प्रेरणा स्रोत हुआ करता था उनके लिए, एक मोटिवेशन हुआ करता था उनके लिए। किसी भी एक गार्ड की नज़रों में क्षणिक उनको अगर हमदर्दी की है ना एक लॉ दिखाई देती तो, और वो अपने आप को वापस समेट लेते, अपने उस बिखरे हुए साहस को, अपनी उस क्षीण सी होती हुई ताकत को समेट लेते और आगे बढ़ते। He famously argued that an oppressor is just as much a prisoner as the oppressed, locked behind the bars of prejudice, narrow-mindedness and hatred। To him, true freedom meant liberating both the victim and the victimizer, दोनों को आज़ाद करना आवश्यक है। So he was broad-minded।
पेशेंट एंड रेजिलिएंट, बहुत ही धैर्य, बहुत ही लचीले स्वभाव के व्यक्ति थे, यानी कि अगर आप लाखों यातनाएं पीड़ाएं सहन भी कर रहे हो तो भी वापस डट के वापस खड़े हो जाते हो। स्पेंडिंग नियरली 3 decades बिहाइंड बार्स, 27 years प्रिसाइजली, लगभग वो कैद में थे। इट रिक्वायर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेंटल एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। मंडेला's resilience was tested during daily under the brutal apartheid regime, yet he never broke. He used his time in prison to strengthen his resolve, emerging not with a desire for revenge but with a desire for national reconciliation and peace. और इसी peace और reconciliation को वो नाम देते हैं common victory for justice, peace and human dignity. Acute sense of duty, अपने obligations, अपने कर्तव्यों के प्रति बहुत ही निष्ठावान थे। Mandela spoke of the 2 obligations every man has, first to his family, parents, wife and children, and second to his people, community and country. Under apartheid, a black man in South Africa was punished if he tried to fulfill both. Mandela painfully chose his duty to his country over his duty to his family, a choice that caused him great personal sorrow but defined the greatness of his character as a leader. Deep humility and gratitude, बड़ी विनम्रता थी, बहुत ही एक आभार व्यक्त करने वाले, कृतज्ञता रखने वाले व्यक्ति थे वो। Despite becoming an international icon and first black president of democratic South Africa, Mandela remained remarkably humble on his inauguration day. He felt overwhelmed by the history and expressed deep gratitude to the thousands of unsung freedom fighters who laid down their lives before him. सबको उन्होंने अपने इनॉग्रल स्पीच और इस पूरे चैप्टर में थैंक यू कहा है, उनको साधुवाद दिया है, उनका आभार व्यक्त किया है कि वो जो करके गए उसी मार्ग को मैं आगे चल के मंजिल तक पहुंचा हूं। He humbly described himself as simply the sum of all those African patriots. उन सभी लोगों का मिला जुला, उनकी प्रेरणा का ही एक मिला जुला स्वरूप माना है उन्होंने अपने आप को। एंड फाइनली लेट्स हैव अ क्विक लुक एट रिवीजन। क्या दिया गया इसमें? हम स्टार्ट करते हैं इनॉग्रेशन डे से। 10 मई को 1994 वाले दिन वो इनॉग्रल फंक्शन था। फेज 1 में इनॉग्रेशन में ग्रैंड सेरेमनी हुई सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में प्रिटोरिया में, जहां उन्होंने अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी, अपना स्पीच वगैरह दिया। मंडेला की ओथ जो है फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में थी और वो प्लेज करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को और रिपब्लिक को और उसके लोगों को सम्मान देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करेंगे और उसको बनाए रखेंगे। इनॉग्रल स्पीच में उन्होंने बार बार नेवर 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 यूज किया है कि भाई कभी ऐसा वापस नहीं होने देंगे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के द्वारा अत्याचार सहन कर रहा है। और उन्होंने ही वाउड लिबरेशन, यानी कि प्रतिज्ञा ली उन्होंने कि वो लोगों को लिबरेट रखेंगे पॉवर्टी से, डिस्क्रिमिनेशन से, बॉन्डेज से, ठीक है। एंड ही कॉन्फर्ड ग्लोरी एंड होप टू द न्यू बॉर्न लिबर्टी। फेज 2 आता है जब वो उन चेंजेस के अलग अलग सिंबल्स को, रिफ्लेक्शन को दिखाते हैं। मिलिट्री सल्यूट को वो एक मानते हैं कि लॉयल्टी का प्रतीक था, ठीक है, फ्रॉम अपार्टाइड टू डेमोक्रेसी, शिफ्ट इन लॉयल्टी फ्रॉम अपार्टाइड टू डेमोक्रेसी। आज राष्ट्र की जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो देश की डेमोक्रेसी के प्रति निष्ठावान है। फिर 2 नेशनल एंथम्स, है ना, यूनिटी का प्रतीक के व्हाइट्स इनकोजी सिकुलरली अफ्रीका और ब्लैक्स दे स्टेम गा रहे हैं, सिंबल ऑफ रिकंसिलिएशन एंड यूनिटी। फिर फेज 2 आता है सिंबल्स ऑफ चेंज एंड रिफ्लेक्शन में कि भाई मंडेला साहब कहते हैं कि उन पे बीते दिनों का इफेक्ट है, सेंस ऑफ हिस्ट्री, सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड डोमिनेशन एंड दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ अ हार्श एंड इनह्यूमन सोसाइटी, अपार्टाइड वाला सिस्टम। फिर ट्रिब्यूट देते हैं उन सभी फ्रीडम फाइटर्स को, ऑलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसलू, चीफ लुतली वगैरह, और वो कहते हैं आई एम द सम ऑफ their sacrifices। फेज 3 में करेज, आइडियल्स और लेसन्स, ठीक है, करेज के बारे में बताते हैं, द इनडिविजिबिलिटी ऑफ फ्रीडम के बारे में बताते हैं और कहते हैं कोर आइडियल्स और लेसन्स क्या सीखने को मिलते हैं। मीनिंग ऑफ करेज, इट इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट इज द ट्रायम्फ ओवर इट। एंड देन मीनिंग ऑफ लव एंड हेट, कि लव इज the most natural feeling to human heart and people can be taught to love if they can be taught to hate। और ट्विन ऑब्लिगेशन के बारे में बात करते हैं। फिर वो कहते हैं एक ऑब्लिगेशन हमारे परिवार के प्रति है और एक ऑब्लिगेशन हमारी कंट्री, हमारे लोगों के प्रति है, समाज के प्रति है। कहते हैं अगर आप अफ्रीका में पैदा हुए हो तो दोनों आप फुलफिल नहीं कर सकते हो। अगर आपने अपने समाज को पहले चूज किया तो आपको अपने परिवार से क्या कर लिया जाएगा? आपको अपने परिवार से छीन लिया जाएगा और फिर आपको यू विल हैव टू लिव लाइफ, you know, you will have to go through a twilight existence of secrecy and rebellion। और फिर evolution of freedom, childhood freedom उनको illusionary लगती है,
पर्सनल फ्रीडम उनको है ना फिर टेम्पररी लगने लगती है। एडल्टहुड में फिर वो ये देखते हैं कि उनकी फ्रीडम बहुत ही लिमिटेड है और वो खुद एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कलेक्टिव फ्रीडम जो है वो अवेलेबल नहीं है उनके लोगों के लिए। फाइनली ट्रू फ्रीडम उनको तब मिलती है जब वो अपने देश को आज़ाद करते हैं और कहते हैं ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड दोनों ही ह्यूमैनिटी से वंचित है, और फाइनल फ्रीडम तभी मिलती है इंसान को जब दोनों को लिबरेट किया जाता है। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस ब्यूटीफुल चैप्टर। आई होप यू ऑल विल गो थ्रू दिस वीडियो again and again wherever you want. You are missing out some core concept, right? फिजिकल क्लासेस में हम ना ऑफलाइन क्लासेस में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एंड ऑनलाइन जो भी आप इसको सपोर्ट मटेरियल के रूप में देखना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। लीव योर कमेंट्स एंड you can put up your questions and I'll try to answer them. क्लास में जब हम डिस्कस करते हैं तो भी आप अपने जो questions हैं वो आप सामने रख सकते हैं, we'll discuss them at length, ठीक है। Again, I tell you, it's a very important chapter. Go through the chapter, try to underline the core concepts, the core ideas that are shared, and I tell you what, it will be super easy for you to understand. ठीक है, बहुत important chapter है। Next वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, और वहाँ देखेंगे कि आगे और क्या क्या है हमारे लिए। Thank you very much. Take care, keep learning, share, comment, and subscribe to my channel. Thank you.